दोस्तों नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त पुनीत भटनागर और आज गेसु संवाद का 96 सेशन है। हम सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं और एक्साइटमेंट हर बार बढ़ता जा रहा है। पिछली बार हमने हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो दोस्त थे उनके साथ बात की थी और आज हमारे साथ हैं टेक्निकल फील्ड के एक लीडर रवि सोनी। रवि, हमारा बहुत बहुत स्वागत। गेसु संवाद के मंच पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं हमेशा जब बात करना शुरू करता हूँ गेसु संवाद में, तो मैं जनरली हमारे जो स्पीकर होते हैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप कौन से शहर में पले बढ़े। लेकिन आज मैं रवि से ये बात पूछूंगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा संयोग है कि रवि और मेरा परिवार उज्जैन में हम पड़ोसी हुआ करते थे। ये समझिए कि आमने सामने गली में आमने सामने रहा करते थे और रवि के घर में जाकर कई बार मैं खेला हूँ। इनके चाचा आनंद सोनी मेरे बाल सखा रहे हैं। तो मुझे आज और भी ज्यादा खुशी है कि उस रानी लक्ष्मीबाई मार्ग नंबर 2 के उस छोटे से घर से उठकर एक लड़का आज ह्यूस्टन में गेसु झाम करता है, तो दिल बाग बाग हो जाता है। कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। रवि, तुम्हारी ये जो यात्रा है सचमुच में गजब है। धन्यवाद सर। और शायद और किसी के मुकाबले में ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैंने उस घर की मिट्टी में मैं खेला हूँ। और आज जिन ऊंचाइयों को तुम छू रहे हो, जिसके बारे में बड़े बड़े लोग वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, तो आज चर्चा करेंगे तुम्हारी इस एक्साइटिंग जर्नी के बारे में। बिल्कुल। पर मैंने फिर भी दूर से देखा। तुम बताओ कि शुरुआत कैसे हुई, शुरुआती दिनों के बारे में अगर तुम कुछ जोड़ना चाहते हो, बताना चाहते हो तो। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली जैसा आपने बताया, मैं रानी लक्ष्मीबाई मार्ग वाला जो घर था वो मतलब मेरा बचपन वहीं से शुरू हुआ। और वैसे क्या था कि वहाँ काफी, आपने देखा होगा, वो घर 100 साल पुराना था जब हम रह रहे थे वहाँ पे। काफी किराएदार रहते थे, हम खुद भी किराएदार थे कुछ समय। तो ऐसी परिस्थितियां आई कि बीच में दूसरे घरों में रहना गए हम लोग। लेकिन क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार था, और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जिस परिवार में मैं पैदा हुआ और परवरिश हुई, क्योंकि मेरे 4 चाचा हैं, ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते थे, तो बड़ा संयुक्त परिवार था और भगवान की दया से आज भी वैसा ही है। लेकिन कुछ परिस्थितियां मतलब उस टाइम पे ऐसी बनी कि हम कहीं और दूसरे घरों में भी रहने गए, लेकिन वो हमारा मेन घर रहा। उसके बाद स्कूल मेरा कालिदास मॉन्टेसरी में भी, आपका एक वाला स्कूल बम्बा खाना 9 तक में वहां पढ़ा। उसके बाद में लोटी में चला गया था। तो क्योंकि संयुक्त परिवार था, 4 चाचा थे, तो घर में बहुत सारी मतलब बहुत सारे लोग आते थे, उनके दोस्त आते थे आपके जैसे हैं। और आनंद अंकल जो थे आपके मित्र, वो सबसे छोटे थे, उनसे भी 3 चाचा मेरे और बड़े हैं। हाँ, मुझे पता है। मतलब सत्यनारायण सत्तू अंकल बोलते थे हम वो। हाँ, सत्तू अंकल वो तीसरे नंबर के हैं, राइट। हाँ। तो आपके दूसरे कजिन प्रवीण अंकल, वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे। और प्रवीण अंकल से मैं मतलब काफी सालों तक बाद में भी टच रहा। आपकी तो मैंने बहुत कहानियां सुनी कि आपका मतलब एक लीजेंडरी वो लेगेसी थी कि पुनीत यूज्ड टू रीड अ लॉट, एंड उन्होंने पढ़ने का बहुत शौक था, डिबेट चैंपियन थे। तो मैंने आपकी कहानियां, मतलब मैं आपसे फर्स्ट टाइम जब बहुत बचपन का तो मुझे याद नहीं था, लेकिन जब मैं कॉलेज में मिला था 2016 में, आई थिंक आई टोल्ड यू ऑल दोस थिंग्स। वो काफी कहानियां सुनी और वैसा था। बट उसका फायदा ये रहा कि मतलब क्योंकि काफी लोगों से मिलना जुलना होता था, काफी घर में लोगों का आना जाना होता था। हमारा परिवार भी संयुक्त था और मतलब घर बस स्टैंड के पास में और सिटी में। तो मतलब उज्जैन वाज और
इंजीनियरिंग का मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, आगे मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने अपने चाचाओं को सबको अलग-अलग उनके अपने चैलेंजेस रहे और समय के साथ उन्होंने सबने जो भी जॉब्स की, जो भी अपनी फील्ड चुनी, उसके ऊपर मुझे क्लैरिटी था नहीं काफ़ी टाइम तक। लेकिन 9th में जब मैं कालिदास में था, तो एक हमारे मैथ्स के टीचर थे निगम सर। एंड प्रोबेबली बाय फार कालिदास के जो मेरे टीचर्स की मुझे याद है, उसमें मेरे फेवरेट टीचर थे। उन्होंने मुझे एक बार ऐसे ही क्योंकि आई थिंक जितने लोग हैं कॉल में और जो लोगों ने इंजीनियरिंग किया हमारे समय में सबका ही मैथ्स अच्छा हुआ करता था। बट उन्होंने मुझे एक आध बार बोला कि क्या तुमको इंजीनियर बनना चाहिए, तुमको ऐसा तुम्हारा career अच्छा है और ऐसा वैसा। तो वो एक दिमाग में एक सीड प्लांट हो गया उस टाइम पे कि ये करना है। उसके बाद कालिदास सेंट्रल बोर्ड स्कूल था और वैसे मैं अपने जो भी सारे मित्र हैं कालिदास के उस समय के, उन सबसे मैं आज तक टच में हूँ, मिलता-जुलता हूँ, मिल जाता हूँ और अभी तो व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों के कारण बहुत आसान भी हो गया है। लेकिन मेरा जो ग्रुप था स्पेशली उसमें पढ़ाई का कुछ माहौल था, कुछ नहीं भी था, लेकिन कालिदास का एक ऐसा मतलब में लोटी के मेरे कुछ मित्र थे, उनको देख के मुझे बड़े लालायित होता था कि यार लोटी स्कूल में जाना है, वहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा आज़ादी है और पढ़ाई का थोड़ा माहौल है और ऐसा और वैसा। तो मैं 10th में मैं लोटी स्कूल में चला गया और उसके बाद मतलब मैं तैयारी कर रहा था इंजीनियरिंग की पहले साल में मेरा हुआ नहीं। उसके बाद मैंने ड्रॉप ईयर में जब तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे मैं मनचंदा सर एक फिजिक्स पढ़ाते हैं, दुबे सर एक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके यहाँ मैं जाता था और अच्छी तैयारी चल रही थी उस टाइम पे। जनवरी-फरवरी के आसपास मनचंदा सर जहाँ पे पढ़ने जाता था, उन्होंने बोला कि तूने आईआईटी का फॉर्म भरा है कि नहीं? तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने तो कभी सोचा नहीं आईआईटी के बारे में और सच में कभी सोचा नहीं था। मेरे को लगता भी नहीं था कि मेरा मतलब इतना कुवत रहेगी वो। पर सिर्फ़ उनके बोलने से और उन्होंने बोला कि पीईटी में तो हो जाएगा, व्हाई डोंट यू ट्राई? मतलब उन्होंने ऐसे ही कैजुअली बोला था, लेकिन शायद उसके कारण मुझे भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और फिर पीईटी मेरी इतनी अच्छी गई नहीं जितनी जाना चाहता था मैं जैसा। तो मैं हमेशा सोचता रहा कि यार मैं तो या तो इंदौर जाऊँगा, कंप्यूटर साइंस लूँगा, जीएसआईटीएस जाऊँगा और ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब रैंक इतनी अच्छी आई नहीं। लेकिन उसके बाद सीधे एक ही ऑप्शन था कि उज्जैन केमिकल, या तो जीएसआईटीएस कंप्यूटर साइंस या उज्जैन केमिकल, क्योंकि उसका कारण भी था। एक सौरभ जोशी सर हैं, मुझसे 3-4 साल सीनियर थे कॉलेज में और उनसे मैं फिजिक्स पढ़ता था और काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। तो उनकी बातें सुन-सुन के, वो केमिकल के थे, तो लगता था कि यार केमिकल बहुत अच्छी ब्रांच है। सो नॉट हैविंग एनी बैकग्राउंड इन फैमिली के क्या करना है, हमारी फैमिली से कभी किसी ने इंजीनियरिंग किया नहीं था और ऐसा कुछ वो नहीं था। तो आई जस्ट डिसाइडेड एंड दैट वाज़ अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन, क्योंकि पहले जब काउंसलिंग होती थी तो आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांस कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं कि आपको मौके पे जाके कुछ बताना है और उसमें आपने 2-3 चीज़ें सोच रखी हैं। मेरे एक चाचा गए थे साथ में, उन्होंने बताया और बस मैंने वो ले लिया। तो ऐसे मतलब गेसू तक का सफ़र ऐसा रहा। उसके अलावा पारिवारिक तौर पे, क्योंकि हर जगह मतलब बिकॉज़ जॉइंट फैमिली थी, पापा मेरे रोडवेज़ में थे, बस कंडक्टर थे, तो बहुत समय में जनरली कहीं भी जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो मेरे अंकल लोग ही जाते थे हमेशा, स्कूल छोड़ने से लेके मतलब छोटे से बड़े होने तक। तो उज्जैन मिलने का काफ़ी खुशी भी हुई कि गेसू में भी पढ़ना है, उज्जैन में ही रहना है। थोड़ा-सा दुःख भी हुआ क्योंकि इच्छा थी कि बाहर जाएँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार अब मतलब थोड़ी और आज़ादी मिलेगी वो और थोड़े, तो दैट्स हाउ आई एक्चुअली एंडेड अप इन गेसू। Great. And I think that was a good thing that happened to you and everyone else. हाँ, हाँ। तो मुझे अब ये बताओ कि गेसू में आने के बाद क्या अनुभव रहा? गेसू की कुछ यादें हैं या गेसू गेसू ने कोई इम्प्रिंट तुम पे छोड़ा, कोई जो आज तक तुम्हारे कहीं कुछ काम आ रहा है? गेसू का इम्प्रिंट डेफ़िनेटली बहुत काम, और मुझे बहुत चीज़ें बाद में समझ आई, क्योंकि आपको जब आप छोटी उम्र में आपके साथ कुछ होता है एंड यू डोंट रियलाइज़ कि उसका मैग्नीफाइड इफ़ेक्ट बाद में क्या होगा या क्या नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इवन गेसू के पहले मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि मैं जब तक कालिदास में था आई वाज़ वेरी टिमिड एंड लाइक लिटिल शाय। मुझे मेरे लिमिटेड दोस्त थे और ऐसा बहुत ज़्यादा आउटगोइंग पर्सनैलिटी नहीं थी।
जब मैं लोटी में आया तो मेरा एक दोस्त आशीष श्रीवास्तव, उसके शायद भाई मिक्कू मुझे आज मैसेज कर रहा था सुबह, लेकिन वो बना। फिर एक देवेन शर्मा करके एक मेरा दोस्त था, उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी कि उसको देख-देख के, मतलब ऐसा कोई सिखाने वाला सिखाना नहीं था, लेकिन ही वाज़ लाइक सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी इन स्कूल। उसका एक कज़िन बिज़नेस करता था, अच्छा। तो वो टीचर को बेच रहा है, मतलब ये कालिदास में मैं सोच भी नहीं सकता था। तो वो टीचर से इतना कैजुअली और इतना कंफर्टेबली बात कर रहा है, तो वो चीज़ें देख के मतलब पर्सनैलिटी में मुझ में ऐसा लगा कि बहुत चेंज आया है। नाउ रिलेटिंग इट टू गेसु का जो इम्पैक्ट ये रहा कि जो अलग-अलग लोगों को देख के आपने चीज़ें सीखी, या मेरे दोस्तों के नाम लेने में मुझे थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रहा था कि मैं किसी को भूल नहीं जाऊँ, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने के लिए मुझे बताना ही है कि जैसे शक्ति उपाध्याय है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा, लेकिन मेरे को बोलने में कभी ऐसा कंफर्टेबल लगा नहीं। मैं अभी भी यहाँ पे जब किसी से बात करता हूँ या कभी ऐसा मौका आता है, तो आई टेल पीपल कि आई डिडंट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश टिल आई वाज़ 20। ओके। कई लोगों को उसमें भरोसा नहीं होता कि ऐसा, मतलब बट you learn a lot, like just by observing people. So there were a lot of people. एक मेरा मित्र था अंकित, unfortunately is off the grid, मैंने बहुत सालों से उससे बात नहीं की है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था। उसको देख देख के कॉम्प्लेक्स आता था कि यार ये कैसे, मतलब एक रात पहले पढ़ाई करेगा और फिर भी उसको 80 नंबर आ जाएंगे, और हम मतलब नहीं हो पाता था ऐसा। तो गेसु के एक तो ये इम्प्रिंट रहा कि जो दोस्त थे उनके मतलब योर सम टोटल ऑफ और एवरेज ऑफ 5-6 पीपल यू लिव विद, सो वो गुण सारे आए, अच्छे बुरे जैसे भी सब थे, और भी मेरे मित्र रहे। एक मेरा मित्र जिसका मैं मेंशन करना चाहूंगा, कमल कुमार, जो मेरा स्कूल का मित्र भी था और फिर गेसु में मेरा सीनियर भी था। तो उसने बड़ी हेल्प की शुरू में, जैसे रैगिंग से बचाने के लिए मैं उसके घर जाता विवेकानंद कॉलोनी में, पहले साइकिल से, फिर हम साइकिल से गेसु जाते। वो सेकंड ईयर में था, मैं फर्स्ट ईयर में था, और मैं उसको कभी सर नहीं बोलता था। काफी लोगों को ये बात बुरी लगती थी, लेकिन हमारी पुरानी दोस्ती थी। और मैं साइकिल से जाता, वहां तक तो ठीक था, वो बस से जा सकता था, वो और कैसे भी जा सकता था। मैं उसको बोलता कि तू डबल साइकिल चला आधे रास्ते में, कि यार अब मैं थक गया, अब तू चला साइकिल, मतलब डबल जाते थे एक ही साइकिल के ऊपर, तो एक बार वो बिठा के लेके जाता था। So those were good memories. First year especially was very memorable, क्योंकि ब्रांच का और उसका कुछ लिमिटेशन नहीं था। रैगिंग के डर से काफी लोग साथ में रहते थे, और हर जगह सब कुछ साथ में करते थे। उसके अलावा गेसु, माय वाइफ इज गेसुआइट, मेरी क्लासमेट हैं, तो obviously there is lot more memory and association with Gesu. I live with the Gesuite every day. I get reminded that I went there. So that's another. I'm very grateful to have. She is my wife in my life. I mean, she has lot to contribute in bringing positivity to. उनका नाम भी बता दो यार भाई। Akshika, she used to use the last name Maheshwari back then. Now she's Soni. बट मेरा शुरू में 1-2 साल तो गेसु में क्या हुआ कि पहले मुझे लगता था अपन पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, और अब इंजीनियरिंग में आ गए, अब हो गया सब कुछ, अब लाइफ सेट है, अब कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड आई स्टार्टेड पेइंग मच लेस अटेंशन टू स्टडीज एंड अदरवाइज। तो पहले 2 साल वेर नॉट रियली memorable in terms of studies or achievement, but it was good in terms of making other memories outside classroom and whatnot. तो एक इम्पॉर्टेंट, मतलब अगेन एक छोटा सा इंसिडेंट है कि, और इसके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ कॉलेज के बारे में, मुझे याद आता है कि अगर उस दिन ऐसा नहीं होता तो क्या होता। फॉर एग्जांपल मेरा एक पेपर था सेकंड सेमेस्टर में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो मैं उसमें फेल हो गया। थर्ड सेमेस्टर में मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थर्ड सेमेस्टर में फिर से फेल हो गया। जब मुझे उम्मीद थी कि मैं हो जाऊंगा, फोर्थ सेमेस्टर में वो मर्सी अटेम्प्ट था, मतलब अगर वो फिर से फेल हो जाता तो शायद 6 महीने, शायद नहीं 6 महीने डिग्री जाते। हाँ, तो मैंने उस टाइम काफी अच्छे से पढ़ाई करी उसकी। और जनरली क्या होता है कि जब आपका कोई पेपर, नॉर्मल एग्जाम जब चलती है तो आपके सारे लोगों की साथ में एग्जाम होती है, तो आप किसी से मिलते हो, बात करते हो। बट जब ऐसा होता है कि 2-3 बार रुक गया, तब आप अकेले पड़ जाते हो, कोई ज्यादा लोग रहते नहीं है। तो मेरी किस्मत से हेमंत मीणा एक मेरा क्लासमेट है, उसका भी वो पेपर रुका हुआ था, और वो भी पढ़ने में मतलब काफी मेहनत करता था। तो वो मेरे घर आया उस एग्जाम के एक दिन पहले, और उसने मेरे को बोला कि यार तूने ऐसी जस्ट
बातें करने की, क्योंकि आदत थी कि एग्जाम में एक दूसरे से जाके बातें करो, थोड़ा रिलैक्स भी होता था, थोड़ा अच्छा भी लगता था जो भी था। तो उसने मुझे बोला कि यार तूने ये कुछ बताया, उसने आर.एस. खुरमी करके किताब चलती थी, तो हाँ, उसने मालूम बोला खुरमी का ये कुछ पढ़ा है कि नहीं, अब वो एग्जैक्ट चैप्टर या वो सब्जेक्ट मुझे याद नहीं है। और मुझे लगा था मैंने काफ़ी तैयारी कर रखी, लेकिन वो सवाल मैंने या वो है। हिस्सा मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैंने उसके साथ बैठ के वो किया उस टाइम। लकीली दूसरे दिन वही 20 नंबर का क्वेश्चन आया उसका, हुँ, और उस एग्ज़ाम में मुझे फिर ऐसे ही कुछ 45-46 नंबर ही आए। हुँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो मेरे घर नहीं और सबसे अच्छा जो पार्ट था मेरा वो वही था जो मैंने एक दिन हुँ, पहले पढ़ा था। तो मैं सोचता हूँ कि अगर उस दिन हेमंत मीणा मेरे घर नहीं आता, मेरी डिग्री लेट हो जाती, तो पता नहीं मतलब कुछ हाँ, हाँ, लाइफ कहाँ से कहाँ जाती। तो तुम देख रहे हो तुम्हारी इस बात पे कितनी चिंगारियाँ निकल रही है तुम्हारी स्क्रीन पर। नहीं और मतलब आई वाज़ एक्चुअली वरीड, मुझे वन ऑन वन मैसेज भी आ रहे थे कि सिर्फ चिंगारी इसमें आइकन्स में निकल रही है, वहाँ तक ठीक है। और भी कुछ-कुछ आ सकता है इसमें। बट दैट वाज़ वन एक्सपीरियंस। फॉर्च्यूनेटली सेकंड सेम मतलब उसके बाद मेरा कोई पेपर रुका नहीं, एंड थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, स्पेशली फाइनल ईयर तक आते-आते, एज़ आई सेड, लाइक माय वाइफ हू आई डिड नॉट न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वुड इवेंचुअली बिकम माय हुँ, वाइफ। हुँ, And the friend circle around me, हुँ, Ankit was like very good। एक सचिन बालाधरे मेरा एक दोस्त था, वो हुँ, भी अनफॉर्चुनेटली था नहीं है, लेकिन अभी वो भी ऑफ द ग्रिड है। हुँ, कई साल हो जाते हैं बात हुए को। हुँ, लेकिन सब लोगों का मिलके एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन गया था पढ़ाई-लिखाई का, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि फाइनल ईयर तक आते-आते आई वाज़ रियली गुड मतलब। और फिर कैंपस में हम जब फाइनल ईयर में आए तो हुँ, कैंपस आना वाज़ नॉट अ वेरी कॉमन थिंग इन गेसू। या लेकिन किशोर सर एक उस टाइम जो टीपीओ थे, अनफॉर्चुनेटली वो रहे नहीं, एंड आई हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट वो भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि कैंपस आना चालू हो, वो टीपीओ थे उस हुँ, टाइम। तो हम जब फाइनल ईयर में जस्ट जा ही रहे थे, तो 2-3 कंपनीज़ आई थी, हुँ, महिंद्रा, ब्रिटिश टेलीकॉम जो एमबीटी बोलते थे उस टाइम उसको, पाटनी हुँ, हुँ, और हुँ, कोई सी कंपनी थी। और उसके बाद मार्केट बहुत खराब हो गया तो कुछ हुआ नहीं। तो उन 3 कंपनीज़ में मेरा रिटर्न निकला 2 बार, एंड व्हिच हुँ, वाज़ अनएक्सपेक्टेड। ऐसा मतलब काफ़ी हुँ, लोगों को मुझे भी आश्चर्य हुआ, काफ़ी लोगों को और भी आश्चर्य हुआ कि यार मेरा कैसे, मतलब तब तक आई वाज़ नॉट स्टिल इन द हुँ, कंसीडर्ड टू बी लाइक स्टूडियस और सिंसियर वन। हुँ, बट रिटर्न निकला तो उससे मुझे भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया, और फिर फाइनल ईयर में काफ़ी अच्छा रहा पढ़ाई और उसके हिसाब से। और फाइनल ईयर खत्म होते-होते गेट की एग्ज़ाम होती है, तो गेट की एग्ज़ाम के लिए मैंने काफ़ी तैयारी की थी। मतलब दैट वाज़ प्रोबेबली द पीरियड व्हेन आई स्टडीड मोस्ट ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज़। अनफॉर्चुनेटली उस एग्ज़ाम का भी मुझे याद है, एंड अगेन हाउ इट वुड हैव बीन द डायरेक्शन ऑफ लाइफ। कैसा होता है हुँ, एक एग्ज़ाम और एक उसमें के फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होता है केमिकल का, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैं बताता था अगर इंटरव्यू हुँ, में, एंड इट वाज़ इंडीड लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो उसका मैंने काफ़ी तैयारी की थी, और उसका एक क्वेश्चन आया था 2002 की, जिन लोगों ने गेट दी होगी शायद उनको याद भी होगा। उसका एक क्वेश्चन कुछ ट्रिक क्वेश्चन था जिसमें मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, जो मुझे नहीं लगाना चाहिए था, और उसके कारण देन इट जस्ट वेंट साउथ आफ्टर दैट हुँ, पेपर। तो हुँ, मेरा हुआ नहीं गेट में, मेरी वाइफ का अक्षिका का हो गया गेट में, एंड शी हुँ, वेंट ऑन टू डू द एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर आफ्टर दैट। हुँ, तो मैं थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट था जब रिज़ल्ट आया कि यार मतलब थोड़ा डिसहेartened, क्योंकि कॉलेज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी, लेकिन जब हुँ, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में पढ़ाई की और इसके लिए की, और मेरा हुआ नहीं। अंकित अग्रवाल जो मेरा दोस्त था उसका भी गेट में हो गया था। तो इट वाज़ मिक्स। फिर फॉर्च्यूनेटली जाते-जाते हमारा जस्ट कॉलेज खत्म होने ही वाला था, और जेके टायर करके एक कंपनी वो हुँ, आई कैंपस के लिए, और वो सिर्फ़ केमिकल, हुँ, और शायद हाँ, सिर्फ़ केमिकल के लिए आई थी उस साल। हुँ, तो उसमें 3 लोगों का हुआ, राहुल जैन, अंकुर भार्गव और मैं। तो देन अगेन इट वाज़ एन एक्साइटमेंट, क्योंकि हुँ, मतलब 2002 खत्म होते-होते Y2K के कारण ओवरऑल आईटी का मार्केट बड़ा खराब हो गया था, और इच्छा मेरी थी कि मैं कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड कोई जॉब करूँ, लेकिन वो मार्केट में जॉब्स थे नहीं। हुँ, तो ऐसा लगा चलो अच्छा हुआ जॉब लग गया, और अनफॉर्च्युनेटली उसी टाइम पे मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था। ओह! तो आई आल्सो फेल्ट रिस्पांसिबल, मतलब ये कैंपस में मेरा हुआ उसके 1 आध 2 दिन के अंदर की बात है। हुँ, हुँ, और उन्होंने मुझे बताया नहीं, मतलब शायद जो भी था मुझे 1-2 दिन बाद ही मालूम पड़ा। तो
इंटरव्यू के पहले हुआ था, लेकिन पता मुझे एक दिन बाद पता चला, क्योंकि वो नासिक में थे और वो जब आए और पता था कि मेरा कुछ चल रहा है, तो बात हुई नहीं घर में, बाद में हुई। तो इट ऑल फेल्ट लाइक इट फॉलन इन प्लेस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, अब जॉब लग गई है, बहुत खुशी हुई, और जॉब की ज़रूरत भी थी, और कोई डायरेक्शन था भी नहीं, तो उस टाइम पे इट फेल्ट रियली गुड। उसी टाइम पे मेरा एक दोस्त था, अमित अवस्थी, था नहीं, अगेन मैं था इसलिए बोल रहा हूँ कि जस्ट टू रिप्रेजेंट द पास्ट, बट उसके भैया हमारे कॉलेज की पास आउट हैं, अवस्थी सर, काफ़ी सीनियर थे, मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन उसने मुझे बताया, अरे सही, तेरा बड़ा अच्छा जॉब लगा है, जेके टायर मैन्युफैक्चरिंग में तू जॉब करना, और फिर 2 साल बाद तू ऐसा करना कि तेरे को आना तो आईटी में है, तो तू एसएपी सीख लेना और ऐसा कुछ कर लेना। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जाके आईटी में जा सकते हो? तो उसने बोला हाँ, मेरे भाई ने ऐसा किया है, वो यामाहा में था, फिर वो वहाँ गया, और उसके साथ वाले कई लोगों ने ऐसा किया है कि आपको डोमेन का नॉलेज हो तो आप फिर आईटी में जा सकते हो। तो वहाँ से मेरे दिमाग में फिर से सीड प्लांट हुआ कि इवन दो आई वांटेड टू डू इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, आई वांटेड टू वर्क इन कंप्यूटर साइंस, अभी तक हुआ नहीं, लेकिन आगे हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़ा एक पॉज लूंगा। मतलब ये जो तुम खबर दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और बहुत सारे हाँ, करेंट स्टूडेंट्स के लिए या वो एलुमनाई के लिए जो शायद जाना चाहते हैं कंप्यूटर्स की फील्ड में, उनके लिए एक अच्छी खबर है। और तो आगे सुनाओ, हुआ क्या फिर, आगे कैसे गए? फिर जेके टायर में जाने के बाद अब जब कॉलेज में जो सोचते हो जॉब के बारे में, आपको लगता है मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा है, ये करा है, वो करा है, फैक्ट्रीज में ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट? मतलब इंजीनियरिंग इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, बट देयर इज अ लार्ज पार्ट वेयर यू आर डीलिंग विद द पीपल एंड यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ स्टफ व्हिच अदरवाइज यू हैव नेवर बीन एक्सपोज्ड टू। फॉर्चुनेटली उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारी जब ट्रेनिंग थी जेके टायर में, तो हम 10-11 जीईटीज थे जो उन्होंने अलग-अलग जगह से लिए थे, और उन्होंने 2-2 लोगों का ग्रुप बना दिया कि ये 2 लोगों का ट्रेनिंग साथ में होगा। 40 डेज़ के टाइम पीरियड में, वो 40 डेज़ के टाइम पीरियड में उन्होंने बोला कि आप अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाइए और सबसे मिलिए, मतलब एक शेड्यूल बना के दिया। तो हमने कहा ठीक है, ये तो फन टाइम है, मतलब वहाँ जेके टायर के कैंपस में एक मंदिर था, वहाँ पे हम खाना खाने के बाद जाते, सुबह आधा घंटे सो जाते, वो सिंघानिया, मतलब मारवाड़ी फैक्ट्री थी, मंदिर-वंदिर होता ही है, और वो मंदिर बिल्कुल एकदम सेक्लूडेड था, प्लांट में और कहीं तो बैठने की जगह मिलती नहीं थी, तो इट वाज़ गोइंग फाइन। आधी ट्रेनिंग हुई और उसमें बीच में जो हमारा एचआर मैनेजर था, उसको किसी ने बता दिया कि सारे लड़के वहाँ जाते हैं और मंदिर में जाके मतलब गप्पे मारते हैं। अब वो पुजारी था या उसने, किसी ने कहीं से पता चल गया। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, अब तुमको ट्रेनिंग तो करनी ही है, लेकिन ट्रेनिंग की मुझे रिपोर्ट देनी है, और रिपोर्ट प्रिंट आउट नहीं देना है, रिपोर्ट लिख के देनी है। मुझे सबकी अलग-अलग हैंडराइटिंग में चाहिए। सो इट इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि एक आदमी बनाए या वो जॉइंट प्रोजेक्ट नहीं हो जाए, सब अपने-अपने उसमें वो लिखें। So in hindsight that was actually very good thing because वो करने के बाद एक थोड़ी सिंसियरिटी आ गई वो जो कर रहे थे उसमें, और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि कुछ लिखना है उसके बारे में और वो करना है। तो वो किया, तो वो दैट वाज़ द गुड पार्ट। उसके बाद मेरा पोस्टिंग हुआ रेडियल टायर बिल्डिंग, एक मतलब जेके टायर में भी बायस टायर, रेडियल टायर, एंड रेडियल टायर वाज कंसीडर्ड सुपीरियर टेक्नोलॉजी, मतलब जहाँ पे हाई स्पीड कार के टायर्स बनते हैं, तो वो एक एयर कंडीशन प्लांट हुआ करता था क्योंकि उसमें वायर और वगैरह यूज करते हैं। सो इट वाज गुड जॉब बट वेरी हाई प्रेशर, और मैं पहली बार घर से बाहर निकला। हमेशा उसके पहले संयुक्त परिवार में रहा, मेरी मामा की फैमिली, मम्मी साइड की जो फैमिली इंदौर में, दैट वाज आल्सो जॉइंट फैमिली, सो आई ऑलवेज हैड सपोर्ट अराउंड मी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई तो जनरली घर पे जाके बताया, कुछ हो जाता था। पहली बार जब मैंने घर छोड़ा, ग्वालियर गया, तो आई फेल्ट होमसिक एंड आई नाउ रियलाइज इट, बट आई वाज नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर कि ये कैसा। दूसरा ये हुआ कि अक्षिका के फादर की तबीयत बहुत खराब रहती थी उस टाइम पे, उनके भी देहांत उसी टाइम पे हुआ जब मैं जेके टायर में था, एंड ही हैड कैंसर एंड वी वांटेड टू गेट मैरिड। सो वो मतलब बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर लेते हुए, और जेके टायर में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा यार इफ आई हैव टू डू समथिंग, ये, और दूसरी बात ये कि वहाँ जो मैंने लोगों को देखा जो 5, 10, 15, 20 साल से थे, बहुत मेहनती लोग थे, काफ़ी अच्छे लोग थे, अभी भी मेरे काफ़ी टच में, लेकिन मुझे देख के ऐसा लगा नहीं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ, के सुबह 5 बजे आओ, रात को 10 बजे जाओ, और
फैक्ट्री वाज नॉट इवन इन ग्वालियर, फैक्ट्री वाज इन मुरैना डिस्ट्रिक्ट, लाइक 25 किलोमीटर दूर वहां से बागोदर। सो मुझे वो मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। और सडनली एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं यहाँ पे रह के भी कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है। मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, वो ग्वालियर में का ही रहने वाला था, लेकिन ही वाज आल्सो इंजीनियर, जस्ट ग्रेजुएटेड अराउंड द सेम टाइम एज आई डिड। मेरे रूम के पास में उसका घर था, तो हम बैठते थे वहाँ। शिवरात्रि का दिन था, एक दिन हम मंदिर में साथ में बैठे हुए थे। उसने बोला तू कुछ बड़ा सोच, तेरी जॉब तो लग गई है, ऐसा कुछ करिए वो कर। सोचता रहा मैं थोड़े दिन, और उसी ने शायद कहीं ना कहीं प्लांट किया। मैंने यूपीएससी की तैयारी करने का सोचा, एंड दैट वाज वेरी रेडिकल थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उसके पहले मेरे चाचा लोग और घर में हमारे काफी बातें चलती थी। मेरे अंकल के कुछ दोस्त, पापा के कजिन, कुछ लोगों ने की भी और सक्सेस भी हुए। बट मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं शायद यूपीएससी की तैयारी करूंगा। लेकिन पता नहीं, धीरे धीरे वो बनता गया, और 1-2 महीने बाद मैंने एकदम सोच लिया कि यार अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। तो उसके बाद मैं दिल्ली गया। ओके। लेकिन मेरी फैमिली, आई मीन आई डिडंट वांटेड टू टेक एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ाता था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हाँ, तो लेकिन एट द सेम टाइम यूपीएससी जब वहाँ गया तो मुझे पता चला, जिया सराय करके एक एरिया है, और दिल्ली में ऐसे तो खैर काफी लोगों को पता होगा, राजेंद्र नगर, जिया सराय, राजेंद्र नगर, ये जगह हैं जहाँ पे मतलब यू जस्ट फाइंड द पॉकेट्स ऑफ पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर एंड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो मुझे लगा अपन तो कुछ भी नहीं है, मतलब एंड इट्स नॉट गोना टेक लाइक 6-7 months और year, right? You know, there are people who have been there for years. Yes. शशि सकलानी सर एक हमारे सीनियर थे, जो ही एंडेड सक्सीडिंग इन, ही वेंट ऑन टू बिकम आईएफएस। वो थे वहाँ पे, वो पर उनका कॉलेज से ही क्लियर था कि मुझे ये करना है, और वो 2 साल से कर रहे थे। एक मेरा मित्र और मेरा जूनियर नरेंद्र चौहान, दिख रहा है मुझे शायद, है वो, वो मेरा रूममेट था। हाँ, तो नंदू भी, मतलब नरेंद्र also kept on doing it for next couple of years, and now he is DSP, very proud of him. So ultimately I quit, मतलब कि वो नहीं हो पाएगा। और उसी टाइम पे फिर मेरा हिंदुस्तान लीवर में जॉब लगा, क्योंकि जब मैं फिर से जॉब ढूंढने लगा, यूपीएससी की एग्जाम दी मैंने, मेरा नहीं हुआ, और फिर आई वाज जस्ट डिलेमा कि करना क्या है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग। तो उस टाइम पे हिंदुस्तान लीवर का कहीं से कॉल आया, और वो लोग एक सुरेश राय करके एक एचआर मैनेजर हुआ करते थे वहाँ। नाउ ही इज आई थिंक इन सन फार्मा एंड सीएचआरओ। आई राहुल सर आल्सो, थैंक यू राहुल सर for joining. So because he's also in Sun Pharma, and he started an initiative कि हिंदुस्तान लीवर में एक प्रोग्राम हुआ करता था, बिजनेस लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर आईआईटीज एंड आईआईएम्स। 1.5 साल तक बिल्कुल एकदम एक्शन पैक ट्रेनिंग इंस्टेंट रहते थे कि आप यू गो इन रूरल एरियाज, यू गो इन मार्केटिंग, सेल्स, एंड आफ्टर दैट यू गेट पोस्टेड इन अ फैक्ट्री एज अ मैनेजर और whichever is your business, sales, marketing. So on the lines of that, he said, why just IITs? Why not to start with other engineering colleges? Maybe we will not spend same amount of time and money on them. Instead of 1.5 साल, उनको हम 6 महीने का ही वो ट्रेनिंग देंगे, but we will shorten the each instant, but we will still start on the line, and there might be something good that can come out of this, because BLT जो उनका प्रोग्राम, it has been very successful for a long time. So उसके बेसिस पे उन्होंने काफी जगह, मतलब कैलकाटा में, चंडीगढ़ में और नागपुर में, शायद 3 बड़े उन्होंने एक कैंपेन किए। तो मैं नागपुर में जब उसका स्क्रीनिंग के लिए गया, तो एक स्कूल उन्होंने किराए पे लिया हुआ था, और उसमें काफी लोग थे। सो आई गॉट इमीडिएटली लिटिल बिट टेकन अवे कि यार ये कहाँ गए अपन। और उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि हाँ, मतलब आई वाज स्टिल नॉट ट्राइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम विशाल दीक्षित सर, मेरे सीनियर थे। मैं उनसे पैसे उधार लेके गया था नागपुर। घर पे बताया नहीं था कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, because I didn't wanted to tell अगर मेरा नहीं होता है कि मैंने कोई ट्राई किया ऐसा उस टाइम पे। I don't know why I had that feeling, but it's stupid, but now that's how it was. तो वहां गया तो मुझे लगा यार कहाँ आ गया, अपन ने पैसे भी बिगाड़ दिए और ऐसा लगेगा नहीं कि हुआ। लेकिन उसमें एक रिटर्न हुआ, उसमें हो गया मेरा। फिर उसमें ग्रुप डिस्कशन हुआ, उसमें हो गया। वो जो यूपीएससी की तैयारी मैंने की थी, उसमें मेरा सब्जेक्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, which was again very different than what I have done till that point of time. लेकिन वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने में और दिन रात पढ़ाई करने में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, शायद अब आपका वो चला गया था। पुनीत सर, यू आर स्टिल देयर?
I'm there. ओके सॉरी या मैं आपका वीडियो चला गया तो आई वाज जस्ट Okay. मेकिंग श्योर। तो वो दिन रात पढ़ाई करने में और वो पब्लिक एड और वो जीके और उसकी तैयारी करने में मतलब I didn't realize like but I had lot of stuff to talk about and you know that in that kind of showed up in my interviews with in group discussions and whatnot and so fortunately मेरा उसमें पहले उसमें हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला वहां से उन्होंने कुछ 5-6 लोगों को लिया पूरे दिन भर चलता रहा वो कार्यक्रम जो भी था वहाँ पे रिटर्न और जीडीपी और फिर मतलब फाइनली उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने मुंबई बुलाया फिर मतलब मैं उसके बाद एक बार चंडीगढ़ गया तो उसके 3-4 इंटरव्यू हुए एंड आई फील्ड यार ये हो नहीं रहा है एंड देन बट फाइनली जब हुआ तो उसमें टोटल सिर्फ 8 लोगों को लिया था उस पूरे प्रोग्राम में उसमें 2 केमिकल इंजीनियर थे और मेरे साथ एक मेरा मित्र था जो केमिकल इंजीनियर था वो उसके पिताजी उसकी भी स्टोरी काफी कुछ वैसी थी उसके पिताजी वाज वर्कर इन हिंदुस्तान लीवर देयर इन कैलकाटा so for him also it was a big deal to have the same company as immediately as an officer where his dad spent whole life so हम दोनों के लिए मतलब it was like हमको जब पहली बार मुंबई में बेलापुर सीबीडी में उनका गेस्ट हाउस और एक ऑफिस है वहां पे जब गेस्ट हाउस में बुलाया और वहाँ ऐसा लगा बिल्कुल एयर कंडीशन लगा हुआ है साफ सुथरा घर फ्लैट ये वो तो मतलब दैट फेल्ट लाइक ओ बॉय उस टाइम पे हम काफी बातें करी हमने उस बारे में ये वो बहुत अच्छा लगा तो ओवरऑल द ट्रेनिंग वेंट वेरी वेल आई went through a lot of business function जैसे कि marketing, sales, R&D, legal और and that was again like JK Tyre की जो मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था हिंदुस्तान लीवर का जो ट्रेनिंग था that is also I really you know I'm very grateful that I went through this I understood the business के पहले factory से you know the material warehouse then it goes to the stockist then it goes to the retailers and whatnot and we went through I mean डोंबिवली करके जो मुंबई में एरिया है वहाँ पे मैं स्टॉकिस्ट है उनके सेल्समैन के साथ पान और किराने की दुकान और इन पे जाके you know उनसे बात की है स्टोर्स वालों से कि you know what they are doing and how the business is conducted in there 1-1.5 महीने का मेरा इंस्टेंट रहा मुंबई में चकाला नाके पे पहले उनका R&D सेंटर हुआ करता अब शायद वो हेडक्वार्टर बन गया है तो वहाँ पे 1-1.5 महीने में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैं था और वो प्रोडक्ट शायद कभी लॉन्च हुआ नहीं क्योंकि आई नो इट हैज कम टू मार्केट बट मेरा एक साइंटिस्ट के साथ मैंने काम किया था formulation of paste detergent and their idea was to like migrate the users of जो solid detergent bar रहता है उसको पाउडर पे या लिक्विड पे कैसे लेके आए so in between they said like we will launch a paste detergent so it was very good experience I don't think I ever had it afterwards or I mean it had I understand because ये कौन सा ईयर की बात कर रहे हो तुम this was 2004 yes क्योंकि शायद उसी वक्त में मैं यूनिलीवर मेरा भी क्लाइंट था हिंदुस्तान लीवर जब उसको बोलते थे और तुम जो कह रहे हो ना तो जहां आप लोग लेबोरेटरी में बनाया करते थे हम उसको फिर कॉन्सेप्ट कार्ड बनाते थे और उसकी रिसर्च करते थे सेम जो तुम बोल रहे हो डीलर्स के पास जाना कंज्यूमर्स के पास जाना रिसर्च करना आई थिंक हिंदुस्तान लीवर इज अ ग्रेट प्लेस टू लर्न आई थिंक Yes. And I've changed many jobs and I don't regret all of them, but Hindustan Lever is one which I regretted most. And that's an interesting story how it happened. So जब ये मेरी पूरी ट्रेनिंग हो गई उसके बाद इस ट्रेनिंग में 2 और इंस्टेंट थे फैक्ट्रीज के थे मैं गोवा में रहा और फिर मैं पौंडीचेरी में रहा तो during the training they give you some projects के why don't you analyze this and give us the result and उसमें क्या है कि you are not responsible for production or you are not managing with the people but you are just trying to get the work done so पौंडीचेरी में स्पेशली मुझे एक उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था स्प्रे ड्रायर करके प्रोसेस होती है जिससे सोप मैन्युफैक्चर होती है और उसका कुछ प्रोडक्शन था 3.5 टन पर वीक और वहाँ एक भोसले जी करके मैनेजर थे उन्होंने मुझे बोला कि अपने को इसको 5 टन करना है तो तू इसकी स्टडी कर और बता मुझे कि कहाँ प्रॉब्लम है अब वैसे उनको पता था कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है अच्छा उन्होंने मुझे बताया नहीं पर मैंने लोगों से बात की काफी और again that was a very enriching experience I still remember a lot of vivid details from that project क्योंकि मैंने काफी बुक्स पढ़ी जाके केमिकल इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन किया कूलिंग टावर में जाके टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ और वर्कर्स के साथ में
मजोनी बोलते थे उसको, स्प्रे ड्रायर चला रहा हूँ। सो फाइनली आई फाउंड कि जो उनका कूलिंग टावर था उसकी कैपेसिटी कम थी और वो अल्टीमेटली वहाँ पानी जितना ठंडा होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था। सो ओवरऑल द वे इट वाज इंटरट्वाइंड इन द प्रोसेस, इट वाज अफेक्टिंग द प्रोडक्शन, अदरवाइज योर क्वालिटी वुड नॉट कम गुड। तो वो बड़े इम्प्रेस हुए उसको देख के, कह रहे यार यू आर अ वेरी गुड केमिकल इंजीनियर, एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज बिकॉज उसके पहले मैंने खुद को भी ऐसा लगता नहीं था बट इट वाज गुड। सो उससे खुश होके, और एक के.आर. सिद्धार्थ फैक्ट्री क्लस्टर मैनेजर हुआ करते थे, एंड ही वाज वेरी रिस्पेक्टेड मैन। आई मीन हिंदुस्तान लीवर की 5-6 फैक्ट्री थी वहां पे पौंडीचेरी में, और टी फैक्ट्री, पर्सनल प्रोडक्ट, एचपीसी, लेदर फैक्ट्री। राहुल सर से इनफैक्ट मेरी वही मुलाकात हुई, और राहुल सर ने बहुत हेल्प किया मेरा। जब भोसले सर वो खुश हो गए, उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी पोस्टिंग यहीं होगी। Okay. तो मुझे मतलब पहले ऐसा था कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दे विल डिसाइड वेयर वी विल इवेंचुअली गेट पोस्टेड, ऑल 8 ऑफ अस। तो उन्होंने बोला पौंडीचेरी हो गया। पौंडीचेरी को सुन के मैं बहुत खुश नहीं था, बिकॉज पौंडीचेरी एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट वेरी कनेक्टेड। फ्लाइट में तो आने का मतलब ऐसा आना जाना इतना बहुत ज्यादा सोचने में आता नहीं था। तो पौंडीचेरी से पहले आप चेन्नई आओ बस में, फिर ट्रेन से 36 घंटे उज्जैन आओ। सो मुझे लगा है बहुत दूर है घर से, मतलब, बट इट वाज one of the best times of my life I spent. I mean, it's a beautiful place, and it was very good experience. And at the same time, I got married. So जब मैं posting होके आ रहा था finally, राहुल सर ने मेरी मदद की, और राहुल सर का घर जहाँ था उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मैंने फ्लैट लिया। अच्छा, क्या बात है। हाँ, हम ऊपर नीचे रहते थे, एंड इट वाज रियली गुड टाइम। और फिर अगेन वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब यू नो, even from JK Tyre and Hindustan Lever, I realized, हाँ, interesting thing there, मुझे तमिल नहीं आती थी। वहाँ 5 वर्कर थे फैक्ट्री में, शायद ही किसी को हिंदी आती थी, और इंग्लिश भी बहुत फूटी आती थी। So it was very good experience in terms of learning Tamil. I made so many mistakes, like blunders, something I cannot even share on the call. बाद में बात करते हैं। But again, at the by the time जब हम पौंडीचेरी छोड़ रहे थे, I was very fluent in conversational Tamil. Okay. Yeah, so अभी थोड़ा सा रस्टी होगा, लेकिन you know I can still pick up, like, and I can watch movies and all that. So that was good experience. वहाँ पे उस टाइम पे मेरा काम था एक पाउडर प्लांट का, मतलब पाउडर प्लांट जो पाउडर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट कमिश्निंग हो रहा था, जो रिन यूज करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर। उसमें you know I got involved after I got posted there. So I had मतलब चैलेंज ये था कि उसमें रोज प्रोडक्शन बढ़ाना है, और अभी तो बस प्लांट हैंडओवर किया है किसी ने, प्रोजेक्ट ने, अब उसके अंदर प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली आ नहीं रहा है। तो लकीली उसमें क्या हुआ, विदाउट मी नोइंग तमिल, विदाउट हैविंग एनी यू नो प्रायर एक्सपीरियंस और व्हाटएवर, मेरा प्रोडक्शन उसमें कंसिस्टेंटली ऐसा आ रहा था कि 20 टन 21 टन पर शिफ्ट, जो भी नंबर था उस टाइम पे। कुछ एक शिफ्ट थी जिसमें आ रहा था 12 टन 13 टन, ऑन एन एवरेज 15 के आसपास। जैसे जब 3-4 बार कंसिस्टेंटली हो गया, इट वाज अंडरस्टूड कि इट्स नॉट जस्ट शेयर लक। तो के.आर. सिद्धार्थ जो फैक्ट्री मैनेजर थे, ही बिकेम वेरी हैप्पी एंड ही कॉल्ड मी एंड ही स्पोक टू मी। फिर क्या हुआ कि एक वर्कर था जो ही वाज अ वेरी ट्रबल मेकर इन द सेंस कि उसकी बहुत शिकायतें जाती थी। But somehow I hit off with him because I was very young, had lot of energy. तो ऊपर से नीचे भागना दौड़ना, मतलब I had no problem doing that. And उनके साथ खाना, तमिल सीखने के चक्कर में उनसे बार-बार क्वेश्चन पूछना, तो they also started enjoying this कि you know मतलब सो उसने जाके उनको बोला फैक्ट्री मैनेजर को कि हमको ऐसे सुपरवाइजर के साथ काम करना है, कुछ और उनका किसी और सुपरवाइजर के साथ पुराना उसका कुछ झगड़ा होगा। तो ही गॉट इवन मोर इम्प्रेस कि मतलब यू नो यू आर you don't know Tamil, you just got here and you have been able to establish the reputation. So that was a really good experience. और लेकिन unfortunately हुआ क्या, why did I leave Hindustan Lever? And I don't talk about it in general. I am friends with everyone there. I mean, we actually still have a group with people who worked in Hindustan Lever at that point of time, especially in Pondicherry. एक टाइम आया जो मेरे मैनेजर थे भोसले साहब, उनका ट्रांसफर हो गया, के.आर. सिद्धार्थ का ट्रांसफर हो गया। There was a period in factory where there was no leadership as such from the operation standpoint of view. एक दूसरे इंजीनियरिंग मैनेजर थे, he was
not much involved in the operation, but he was the acting head, so he didn't know much about me. एंड मैं एक शिफ्ट में काम कर रहा था, ए शिफ्ट में, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई कुछ इक्विपमेंट में, और मेरे शिफ्ट में मेरे बाद एक बंदा आने वाला था, मैं उसको हैंड ओवर करके चला गया, व्हिच वाज द नॉर्मल थिंग, आई मीन, यू नो, देयर वाज नथिंग अनयूजुअल, आई थॉट कि आई एम डूइंग इट. अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉब्लम कंटिन्यू होता गया, थोड़ा बढ़ गया, और उसको बंदे को रुकना पड़ा एक आध दिन इस चीज को. अच्छा, दूसरा ये था कि ये जो मैं बता रहा था कि हमारा ओवरऑल इंडिया से रिक्रूटमेंट हुआ था, एंड आई डायरेक्टली जॉइन एज ए ऑल इंडिया ऑफिसर, व्हिच इज हिंदुस्तान लीवर हायरार्की कंसीडर्ड लाइक, यू नो, 1 or 2 level above from what you otherwise join as an engineering graduate. So a lot of people who were there in Hindustan Lever at that point of time, they were working for 8-10 years, and I was hardly 3-4 years experience, and they were still not all India officer. So एक थोड़ा सा, I mean, I can understand the human, not anything against me personally, but they probably had this grudge that why company is doing this, why they are bringing junior people. And ओवरऑल हिंदुस्तान लीवर में ये काफ़ी चीज़ मैंने कई लोगों में देखी है कि आईआईटी के जो लोग हैं वो 22 साल की उम्र में आते हैं और एकदम सडनली मैनेजर बन जाते हैं, 40-50 साल के लोग ऑफिसर रहते हैं, तो थोड़ा सा उसको लेके भी कभी-कभी उनमें डिसअपॉइंटमेंट और डिससैटिस्फैक्शन रहता ही है. सो ये सारी चीज़ों को लेके क्या हुआ, जब लीडरशिप नहीं थी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सडनली, मैं एक जनरल शिफ्ट में उसमें आता था, उन्होंने मुझे शिफ्ट में डाल दिया और उस बंदे को निकाल के जनरल शिफ्ट में डाल दिया. नाउ ही इज स्टिल माय फ्रेंड एंड द पीपल हु, बट आई डिडंट लाइक इट दैट टाइम कि कोई मैनेजर नहीं है और तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब. एंड आई आल्सो फेल्ट, is it because of North India, South India? Of course there might have been element, I don't think it was, but उस टाइम मेरा दिमाग थोड़ा, मतलब, you know, I didn't feel good about it. Yeah. So I raised it, people were sympathetic, but nothing was done. अब मैं जब सोच ही रहा था कि क्या करूं, और उसी टाइम पे मेरे को पेप्सी का कॉल आया. Okay. So before I could make up a mind, I went for a Pepsi interview, और मैं एक ही दिन गया, चेन्नई में उनका वो था, इंटरव्यू दिया, और उसी दिन उन्होंने मतलब सारी बातें की, और 2-3 दिन में मेरे को घर पे ऑफर पहुंचा दिया. So I suddenly got कि अरे ठीक है, गुस्सा तो आ ही रहा था, और वो गुस्से में मैंने एक मतलब, you know, immaturely एक स्टेप लिया. लाइक ठीक है, क्योंकि पौंडीचेरी उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया कि बहुत अच्छी जगह है. आई एंडेड अप, आई एम गोइंग टू बैंगलोर नाउ, एंड बैंगलोर वाज अ बिग प्लेस. Akshika, my wife, was not, you know, I mean, she wanted to work as well, so Bangalore में there will be more opportunities. So okay, it's a good step, and we ended up going to Bangalore. So that's how I left Hindustan Lever. But great memories. Again, something if I regret leaving is Hindustan Lever is one of them. So that's अब हिंदुस्तान लीवर के बाद जब मैं पेप्सी में गया, तो पेप्सी के चैलेंजेस ये थे कि पेप्सी, ऑल्दो ओवरऑल ग्लोबली पेप्सी को इज अ बिगर कंपनी देन यूनिलीवर, इट्स स्पेशली इन यूएस इट्स लॉट मोर रेप्यूटेटेड देन यूनिलीवर, बट इन इंडिया सिचुएशन वाज डिफरेंट. मैन्युफैक्चरिंग वाज इवन लॉट मोर डिफरेंट. पेप्सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट इवन ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. And they invested more money in buying fridges and market development, क्योंकि बहुत सारी दुकानों पे जहाँ फ्रिज नहीं होता है, पेप्सी का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो they would buy fridge for you. That was their deal, as long as you keep it. So they invested more money in that compared to the manufacturing plants. And especially the plant that I went in Bangalore में, वो plant 1-2 साल पहले strike हुई थी वहाँ पे, और strike भी किस टाइम पे हुई, जब annual maintenance होता है plant का, which is a very important time. People are just open up the machine and putting things together and repairing, and suddenly strike हो गई. तो 1 महीने के लिए वो मशीनें खुली पड़ी रही, और 1 महीने बाद जब स्ट्राइक खत्म होके लोग वापस आए, तो जैसे तैसे वो, मतलब, यू नो, कोई सीक्वेंशियली जैसे करना चाहिए था वैसे सारे काम हुए नहीं, तो मशीन्स वेयर फॉर एवर काइंड ऑफ यू नो बिकेम लिटिल लेस इफेक्टिव. तो वहाँ पे वो सारे प्रॉब्लम थे. प्लस बैंगलोर वाज अ वेरी चैलेंजिंग मार्केट फॉर पेप्सी को. फॉर एग्जांपल, नॉर्थ सीजनल कंजम्पशन होता है पेप्सी को और उसके प्रोडक्ट्स का. बैंगलोर एंड साउथ में क्या है, इट्स थ्रू आउट द ईयर. एंड प्लस पेप्सी इज अ प्रोडक्ट व्हिच इज लाइक, अगर आप 8 घंटे आपकी मशीन, 8 घंटे में वो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू मार्केट इट रीचेस. सो इट्स अ वेरी शॉर्ट लीड टाइम. अगर आपकी मशीन 8-10 घंटे से ज्यादा बंद हुई, तो यू विल फील लाइक इन्वेंटरी इज लेस इन मार्केट, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग अ लॉट प्रेशर. तो बिल्कुल यू नो गुड़गांव से हेडक्वार्टर से फोन आ रहा है कि मशीन बंद हुई. इट वाज अ वेरी वेरी you know intense high pressure environment. And,
वर्कर्स जो थे वहाँ पे बिकॉज ऑफ स्ट्राइक एंड बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, दैट वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन बिटवीन फॉर द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड व्हाट नॉट. बट मेरे लिए वो अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए रहा कि आई हैड अ वेरी गुड रेपुटेशन विद द वर्कर. वी क्लॉक द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑन द एक्वाफिना लाइन अक्रॉस द इंडिया in those days. So I still have it on my name, at least that thing के इन वर्कर्स के साथ काफी, अब तो बहुत साल हो गए, लेकिन काफी टाइम तक मैं यूएस आ गया, उसके बाद भी वहाँ के काफी लोग मुझसे टच में थे और कुछ बातें चलती थी. तो बट because of this high pressure environment, plant was 45 minutes away. I used to go like early in the morning, 4:50, 4:50 पे बस आती थी ये शिफ्ट में, और मैं 7-8 बजे तक घर पे आता था शाम को. एंड कभी कभी नाइट शिफ्ट में भी जाना पड़ता था. तो मेरी वाइफ जो काम कर रही थी, तो हम लोग एक दूसरे का मतलब मुलाकात ही नहीं हो पाती थी कि आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, शी इज गोइंग, शी इज कमिंग. सो आई एम लाइक इन बैंगलोर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 2006 was like a lot of people were in IT. You see them like going 9 to 5, and at least at now I don't think so, but at least that point of time I thought कि यार ये अच्छी लाइफ है, why not to go in this one. So then I started thinking about going IT. आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दोस्त, तुम्हारी जब कहानी सुन रहा हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं बार बार निकल के आ रहा है कि वर्कर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन इस समवेयर सम तुमने कुछ न कुछ क्रैक कर लिया था, एंड दैट वाज हेल्पिंग यू do great work, great production. So I think yes. I think even after coming to yes, I think that's a common denominator. Wherever I had teams, I had good relationship with. दूसरी चीज में जो अभी तुम जिसकी बात कर रहे हो, वो यही जानना चाह रहा हूँ कि तुम ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में कैसे आए. कई लोग वो जानना चाहते हैं. तो तुम्हारा जो बोइंग का एक्सपीरियंस है, अमेजॉन का एक्सपीरियंस है, जिसके लिए लोग तुमको आज की तारीख में जानते हैं, लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं. तो राइट नहीं, वो बस पेप्सी के बाद क्या हुआ कि आई एंडेड अप जॉइनिंग TCS for the same reason, because I wanted to come to IT. जब पहली बार मैं TCS में आया था, अच्छा, I was also lucky. IT में आए कैसे फिर? हाँ, वही TCS का मतलब actually it's very funny thing how it happened. I was looking out, I wanted to go in IT, and वो दिमाग में मेरे वो बात थी जो मैंने आपको बताया कि मुझे अमित अवस्थी ने जो बताया था कि after manufacturing experience you can go in IT. So Bangalore में I was trying to look for those jobs. बट मैं जब देख रहा था तो मुझसे कुछ नहीं मिला. लेकिन एक दिन अचानक हम बस में जा रहे थे, मेरा सेकंड शिफ्ट था, और मुझे अभी भी याद है वो दिन बहुत अच्छे से कि वो कुछ खा रहे थे पकोड़े वकोड़े लेके, मतलब 1 घंटे की बस राइड थी, किसी ने लिया, हम खा रहे थे, और उसी पेपर के अंदर TCS का ऐड था. क्या बात, मतलब पकोड़े खत्म हुए, उसमें TCS का ऐड दिखा. वो 2 दिन पुराना पेपर था कि वी नीड पीपल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, और एक किसी होटल में बैंगलोर की वॉक इन इंटरव्यूज उन्होंने अरेंज किए थे. ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी हो रही दोस्त. बिल्कुल एक्चुअली फिल्मी था ये, और वो था भी कुछ 1 आध दिन बाद ही, और मैंने कहा मैं जाऊंगा कैसे, कि पेप्सी में छुट्टी मिलना वाज लाइक सच अ बिग डील कि अभी कुछ हो नहीं पाएगा. तो मैंने कुछ तो बहाना बनाया कि यार पहले से बताऊंगा तो छुट्टी नहीं मिलेगी. तो सेम डे जिस दिन जाना था, और जनरली आई डोंट एडवाइज एंड आई डोंट डू इट, बट उस दिन मुझे करना ही था कि यार अब मैं जा रहा हूँ. और मैंने उस दिन फोन करके अपने बॉस को बोला कि यार आज कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, जो भी बताया होगा उसने. और वहां गया, और उसमें मेरा हो गया इंटरव्यू. जिसने लिया था वो बंदे ने, वहाँ मतलब वॉक इन में 2-3 इंटरव्यू हुए, पर हो गया. फिर मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, तो उन्होंने बोला कि आपको पूना आना है. तो मैंने कहा ठीक है. मैं वेट करता रहा, पूना का कोऑर्डिनेट करता रहा, काफी टाइम हो गया. फिर उन्होंने एक डेट दी कि आप इस पे पूना आ जाओ. तो मैं उज्जैन गया बैंगलोर से छुट्टियों में, दशहरा का उस टाइम कुछ टाइम था, और फिर मैं उस दिन एक दिन पूना चला गया. वहां पहुंच तो गया मैं ऑफिस, और जो HR बंदा मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था उसने TCS छोड़ दिया, तो उनको मेरे पेपर्स मिले ही नहीं. अच्छा. लाइक व्हाटएवर हैपन इन बैंगलोर, इट्स गॉन. तो फिर बट सिंस आई वाज ऑलरेडी इन ऑफिस, उन्होंने फिर से कोई बात करी, कुछ किया, फिर से मेरे इंटरव्यू वगैरह हुए, और फिर फाइनली मेरा हो गया उसमें. मतलब सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप जॉइनिंग TCS में इट वाज आई जॉइन एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, अभी भी ऐसा होता ही है, बट दैट टाइम देयर वाज लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड फॉर पीपल के
TCS is hardcore developers जो हैं जो software में काम करते हैं, and then they have customers in manufacturing. So they don't understand each other language. Plus the customers are in US or in other geographies, and people are sitting in India. So बहुत ही कम time overlap होता है. So especially manufacturing, if you are a hardcore developer, unless you go to the plant and you see it in a tangible way, touch it, feel it, it's difficult to visualize because, you know, I mean, the way you manufacture cigarette from the way you manufacture Rolls-Royce or Boeing is very different. And I work for both companies. I work for British American Tobacco and Boeing. So I mean, for a small time for a project, but yes, there was this. So मैं उनके बीच में एज ए ट्रांसलेटर काम करता था शुरू में. Okay. You understand their requirement. That's how I got in TCS, and I was lucky to be there or however I got in. But जब मैं वो कर रहा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा जो डेवलपर्स मेरे साथ काम करते थे कि वो, you know, I mean, software development, at least initially, it felt really interesting because, you know, you do something and immediately you see the result. You do something and you see the result. So that kind of feeds your brain to do more and better and you know more. तो मैंने ऐसे मतलब करते करते मैंने खुद ने भी कोडिंग सीख ली और उसके बाद I went on to do like, you know, a lot of especially database, SQL query, Java scripting and all that. So I learned a lot of technical things and I didn't realize कि कितना सीखा है क्या नहीं सीखा है. लेकिन उसके 2 साल बाद मुझे एक मौका मिला यूएस आने का. AGCO करके एक कंपनी है which produces tractors, combines, ये Massey Ferguson जो tractors आते हैं इंडिया में, global parent company that is called AGCO and it is second biggest after John Deere in that agriculture equipment sector. तो उसकी नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे बिगेस्ट फैसिलिटी थी दैट वाज इन कैंसस और वहां पे एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करना था हमको, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स, which is basically one of the crucial system for any automated plant, right? जहाँ पे आप मतलब you know सारी information capture करते हो, workers को दिखाते हो उनको क्या करना है, कैसे करना है, उनसे input capture करते हो और वो उसके हिसाब से आप decide करते हो कि you know how you do the scheduling and planning and all that. So वो सिस्टम इम्प्लीमेंट करना था और वो जो फैक्ट्री थी वो 100 साल पुरानी फैक्ट्री थी. मतलब इट वेंट थ्रू लॉट ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन. इट हैड इट ओन स्ट्रॉन्ग कल्चर. 300 एकड़ में काफी बड़ा प्लांट था. द प्रॉब्लम विद मैन्युफैक्चरिंग, आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम द बिजनेस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, इज लाइक you buy raw material and you sell the finished product, but you get your money only when you sell the product, but you have to pay your suppliers here. And longer this cycle is, the longer your capital remains locked. So the idea is to shorten this cycle, yes. Reduce the inventory and produce quality goods because everything. So, you know, how do you do that? And उनके केस में ये था कि inventory was भर के बिल्कुल 300 एकड़ के प्लांट में काफी जगह थी. So they wanted to do that. It was 100-year-old plant, as I said, और बहुत ही सारे उसमें मतलब you know the way they have been doing things is like, yeah, this is how we do. So implementing a system was a very big challenge because you're not just implementing a software, you're also telling them to do certain things in a certain way which they are not used to. So there was a lot of pushback, there was a lot of change management. और मैं lucky रहा कि मैं पूरे 2-2.5 साल तक वहाँ था. I had और again मेरा एक टीम था इंडिया में 4-5 लोगों का जिनके साथ मुझे बताना पड़ता था. तो डूइंग दैट ट्रांसलेशन अगेन आई गॉट सो गुड विद द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स कि ये इनकी रिक्वायरमेंट इनको बता रहा हूँ, फिर वो टेस्ट कर रहा हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर बता रहा हूँ कि नहीं चल रहा है इसको ऐसे करो, फिर इनको समझा रहा हूँ कि आपको ये सॉफ्टवेयर ऐसे यूज करना है. सो दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस यू नो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वहीं पे एक सप्लाई चेन का एक मैनेजर था, वहीं पे एक सप्लाई चेन का एक मैनेजर था, उसके साथ में काम करता था. मैंने उससे मतलब बात करते करते मैंने उसके रूम में, यहाँ यूएस में काफी लोगों के पास जो ऑफिस रहता है अपने रूम में बुक्स रखी हुई रहती हैं, तो उसके यहाँ एक बुक देखी मैंने सप्लाई चेन के ऊपर. एंड आई जैसे ही रीड कर रहा था और मुझे लगा ये बड़ा अच्छा है और ये मेरे काम का है. अच्छा, दूसरी बात ये कि अपन जब केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, बट मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी डिफरेंट. मे बी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले समझते हैं थोड़ा, बट व्हेन यू कम टू द प्लांट it's different thing. What are you doing? How do you reduce the inventory? How do you improve the efficiency and all those things? So you know, when उसके पास वो बुक थी तो मुझे लगा यार ये चीजें अपन करते हैं और मैंने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है. So वहां से मुझे एक सीड प्लांट हुआ कि मुझे और इसके बारे में पढ़ना चाहिए. तो फिर एक एपिक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती है which is now called ASCM, Association of Supply Chain Management, which is the largest non-profit organization, does the certification and education.
उसके मैंने कुछ सर्टिफिकेशन करना चालू किया। हम्म, वो करा तो मुझे और अच्छा लगा, क्योंकि मेरी बातों में और जब मैं कंसल्टिंग में जब कस्टमर से बात करता था तो आई एम यूजिंग देयर लैंग्वेज एंड आई एम लाइक ओके दिस इज गुड, सो आई शुड डू इट मोर ऑफ्टन। तो आई कंटिन्यू, उसके 5 सर्टिफिकेशन होते हैं, CPIM करके एक सर्टिफाइड इन इन्वेंटरी एंड प्लानिंग मैनेजमेंट, एंड आई डिड दैट। So that's how the seed was planted. First I learned the technical thing, then I learned more about the domain, which otherwise I was a domain expert, but I was not, because manufacturing, every plant is different. Every plant within a same company could be different from each other. Learning about those varieties, so that's how I got into IT, and MES was my expertise for very long time. I implemented MES for many companies. After ACCO मैं इंडिया आया, फिर मैं कमिंस का रिलेशनशिप देखता था TCS की तरफ से. That was again MES implementation. कमिंस इंडिया में काम करने में तो एक मिनट, तुम है ना किसी तो मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन नहीं हूँ, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग का आदमी हूँ। थोड़ा सा MES क्या होता है ये हमको जरा बताओ, क्योंकि हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद। हाँ बिल्कुल, MES एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इट्स अ डोमेन, उसके कई प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हर कंपनी अपना MES कई सारी कंपनी अपना MES बेचती हैं जो लीडिंग है, जैसे सीमेंस है, डसॉ सिस्टम्स है। तो MES का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। ओके, करेक्ट, नाउ आई और होता क्या है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ प्लानिंग करोगे कि आपको क्या बनाना है, राइट? आपका मार्केटिंग डेवलप, आपका मार्केट रिसर्च आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट डेवलप करो। आपने प्रोडक्ट डेवलप किया तो आपको पता चला कि ये प्रोडक्ट है और ये उसकी प्रोसेस है, आप वो इंजीनियरिंग का काम है। उसके बाद आपकी सेल्स आपको बताएगी कि इसकी कितनी डिमांड है, आपको कितना प्रोड्यूस करना है और कहाँ प्रोड्यूस करना है। सो दैट्स अगेन द प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग. Once you have what to make, how to make, and where and when to deliver it, this information comes to manufacturing. Because अगर आपको आपके 500 प्रोडक्ट्स हैं और आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग है, सो द वर्कर जो मशीन पे खड़ा हुआ है उसको नहीं पता क्या करना है. He needs to know very specific information, what I need to do and how I need to do. So MES is the system which worker interacts with. Okay. So you simplified all this information, broken up into the specific person's job, what he need to do, give him the work instruction, how he will make something, what he will do, what he will make, and how much he would need to make. And at the same time, give him the information in terms of like, okay, इसको बनाने के लिए तुमको ये सारे material चाहिए, यहाँ रखने हैं. So basically, once you have the plan till you finish the product, इसके बीच में factory में जो कुछ भी होता है, MES is the system which interacts with the people and help you through the execution of this manufacturing. Okay. Yeah. Super. तो इसका मास्टरी तुमने वहाँ पे हासिल किया? Yes. Okay. अभी तक चल ही रहा है मास्टरी, बट हाँ, मतलब that is what I've done for the longest period of my time here. तो ये एको में हुआ? ये एक्को में हुआ, एक्को के बाद फिर कमिंस में हुआ, फिर कमिंस के बाद अच्छा, एक्को और कमिंस में बड़ा फर्क था, एंड दिस इज व्हाट आई आल्सो लर्न एंड कीप लर्निंग अबाउट इट, राइट? मैन्युफैक्चरिंग आपको दूर से लगता है मैन्युफैक्चरिंग है, बट कुछ कंपनी है, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर, इट इज मेक टू स्टॉक. आई मीन, यू डोंट वेट फॉर सोप to be produced when you need a soap. So it's make to stock and you have different expectation. But when you are buying a plane from Boeing, you give an order and you wait for 2 years because you have a lot of customization in the closing. So similarly, I worked for different industry vertical. There were different challenges, even though it is same MES, but there are different expectation from the system, what are the KPIs and what they want to deliver, get out of it. So I did it for ACCO, I did it for Cummins, I did it for Google X, I did it for a small medical device company called Nuvasiv, which makes implant for spine. I did it for Boeing. That was my last big customer for MES. Okay. तो ये जो MES है, ये और जिसको हम बोल रहे हैं स्मार्ट इंजीनियरिंग, इसके बीच में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसका क्या संबंध है आपस में? Yeah, so smart manufacturing was the term that was coined to kind of like encourage the innovation in this manufacturing to use newer technologies which were coming in the market, right? So MES is a base, but uske baad kya hua ke is
around late 2000, especially after coming the cloud computing का invention होने के बाद, manufacturing produces a lot of data. It is probably the largest producer of data when you divide by the industry vertical, और उसके ऊपर काफी research किया हुआ है लोगों ने. MES is just one system out of it. And to get into smart manufacturing, there are so many things, and there are hardly, and now I think I have a good hold on a lot of those things, but it is very rare to find people who know more than one or two or three systems. Okay. So for example, there is a ERP, which is Enterprise Resource Planning, like SAFe or MES or PLM, Product Lifecycle Management. And then there are a lot of small other technology for automated quality inspection, robotics, advanced data analytics, IIoT, Industrial Internet of Things. So in सारी चीजों का जो combination है, it is called smart manufacturing or Industry 4.0. And there is no hard and fast definition that this is smart versus this is not smart. Okay. You always use in different proportion in different places. But how it started is like पहले equipments जो होते थे, मशीनें जो होती थी, वो अपना काम कर रही हैं. धीरे-धीरे जब टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई तो उनमें मशीनों में कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस हुई कि they can also spit the data about their own health or what their performance is, and that's how we started calling it smart. Okay. Yeah. So where machine can itself detect or can engage in some kind of preventive measures, can I say that? Yes, preventive, or I mean, there is a whole spectrum of how you you kind of get the data. One is like, first of all, you need to know what it is. So descriptive, where it can describe what is happening. Then you go into the preventive. Then you go into prescriptive and predictive, that you can even predict what could happen if this pattern continues. And throughout this spectrum, there is a more advanced deployment of technologies and whatnot in terms of that. So a lot of analytics is involved in this. Can I say that? Yes, yeah. I mean, analytics has always been there. It's just becoming more and more advanced because manufacturing is producing a lot of data. And now this data earlier, I give you a simple example. I think it may be very abstract otherwise. If you Eric, I came across a case study and I had indirect contribution, but not, I was closely following it. For example, there was a vaccine manufacturer and they produce vaccine, and during the vaccine manufacturing, there is a very expensive component or ingredients they were using, and they were not getting enough yield of it. So उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा. So क्या हो रहा है, मतलब how do we improve upon it? But अपन घर में या फैक्ट्री में टेम्परेचर सेंसर रहता है, you see 72 degree Fahrenheit and you just do whatever you need to do and you go about your business. But you never look at this 72 degree Fahrenheit and its pattern and how it is affecting your productivity and your quality of the product. So उन्होंने क्या किया कि they took 16 different sources of the data, and that's where the new advanced analytics comes into the picture, including building monitoring system, machine sensor ka data, MES ka data, ERPs ka data, and all that. And then they heat map all the batches they have ever made in last 15 years. And then they found during the fermentation, there is a reaction called fermentation during the vaccine production. Uske time pe the temperature is not controlled, and that was leading to the low yield. Okay. But and this was possible because of now it is much less cost prohibitive to store the data and analyze. It was an AWS project, and अगर ये cloud के बिना करना होता, so it would have taken years for them to do something like this. But it took months, or even, and once the data was there, it was like real time. You can analyze how things are. So brought the data from all the sources, put it together, and then kind of like use advanced techniques to analyze it. Yeah, that's fantastic. That's fantastic. The kind of data, the amount of data you're talking about, 15 years, and then these machines analyze it. It can pinpoint what is the factor that is not working or not helping us, or where we should improve. I think that's fantastic. It's fantastic. Now, also tell us, so in what way it will impact the future of manufacturing?
I mean, it is already affecting if you see about it, especially after COVID and even before COVID. And I'm talking in terms of US. They are predicting like there are 2.1 million jobs that will go unfulfilled within next few years by 2030, and that could contribute to like 1 trillion of loss in the GDP. Now, manufacturing is a very important sector, even in US. It contributes to about like 12 to 15% of the GDP of US. It employs, 23% indirectly, and 12 to 15 million people are employed in this sector. But हुआ क्या पिछले कई सालों में, US has been offshoring or outsourcing manufacturing, right? And they have been competing with China and India in terms of cost. So there is a lot of anxiety or lot of concern about this, that we are losing job and we can't compete in US especially. और ऐसा हो गया कि इतने सालों से ये चल रहा है, तो the pipeline of talent is also dried up. When we were opening this factory in Ohio, वहाँ पे कई महीनों तक we were not able to fulfill the jobs of machinist and the operator. So this whole automation and all these things are looked upon as as a way to bridge that gap, where you have less people and you can do more, and you can do the in-house manufacturing and compete with places like China and India. Because otherwise, especially after COVID, we have seen the supply chains are broken. You're dependent on other, and it is not just a matter of, I mean, obviously there are effects, tangible effects to the economy and GDP about that, but there is also a national security measure and self-sufficiency. Because कोविड के टाइप पे जब ऐसा हो गया कि हमारे पास इतने ही मास्क हैं, अब हम पहले हमारा देखेंगे फिर तुम्हारा देखेंगे. So then it became evidently clear that if you are not self-sufficient, then you can be in trouble anytime. So that's why smart manufacturing, in fact, I'm doing something and I came across this report that President of US, I mean, White House has a policy in national manufacturing strategy. They declared one of the days as a manufacturing day. And it is all to bring the focus back to manufacturing, building the talent pipeline, enabling the American businesses to be self-sufficient on that. Yeah, that's fantastic. And I think especially in US, where the jobs are already going out, and for some about a decade or more than that, वो एक जो होता है ना टच फील करने वाला जो मैकेनिक है, उसकी जरूरत होती है. एंड आई थिंक वो शायद अब नहीं है. और सिर्फ जॉब जा रहे हैं ऐसा नहीं है, jobs हैं भी तो कई, मतलब I've been associated with lot of, I went to one company which produces railroads, and it's a 100-year-old company again. Their pipeline is fixed, their market is fixed, there is no much variability for them. They have a, I mean, it's a pretty good business if you think about it. तो अब मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ कि तो अमेज़न के साथ तुमने क्या काम किया? हाँ, so thank you for bringing that up. So मैं जब 2021, Boeing by the way was amazing experience, and it was most valuable company on earth when I started working for them. But then 737 Max का जो tragedy हुआ, उनके plane crashes हुए, COVID हुआ, उसके बाद से suddenly there was a lot of turbulence in the Boeing. At the same time, after COVID, because of all this automation and Amazon is a forefront of all these things, because cloud computing invented by them. And if it not for cloud computing, we wouldn't be talking about these technologies, because a lot of things won't be there. Yeah, because artificial intelligence and machine learning ये 40-50 साल से है. Digital twin NASA ने मतलब 1980s में बनाया था. अब क्या आप बेडरूम में बैठ के वो बना सकते हो, because all these technologies are democratized. You don't need NASA scientist or Harvard research for that and whatnot. So Amazon, what it was doing in, I mean, after they captured the market for traditional IT system, now they were trying to go after the industries and industry leaders and specific industry functions. Okay, how do we penetrate into, for example, if you go to manufacturing company, the CIO, whatever he can give you, he has already given you. Now you have to talk to the VP of manufacturing to make him understand how technology can bring value to your business. So they have to penetrate into that, and they also have to do the research that it may not be necessarily ready everything what you may require for manufacturing, but you have to learn from the industry and do the innovation internally so you can bring forth the offer.
So around 2021, I mean, आपको पता ही होगा कि it was called the period of great resignation. There were a lot of Yeah. jobs. There were suddenly after COVID के बाद market open हुआ, and I was thinking of going to India actually in 2021. Okay. तो उस टाइम पे कुछ हुआ, फिर से इंडिया में कोविड हो गया, अगेन नॉट गोइंग इनटू दैट, बट अमेज़न का आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब इन इंडिया। सो इंडिया में मेरा कुछ हुआ नहीं, बट आई गॉट अलर्टेड फॉर यूएस जॉब, एंड फिर मेरा डिसाइड हो गया कि मैं नहीं जा रहा हूँ, सो आई स्टेड हियर। सो आई गॉट अ ऑफर फॉर दिस my first position was worldwide tech leader for process manufacturing. What it was, is we had to go in so they divided the verticals: process manufacturing, discrete manufacturing, retail, power, utility, and all that. I was working with a couple of business leaders and who were the business development leader to research the process manufacturing sector, find out what technology we can use within Amazon. What are their business challenges, first of all? What are the technologies within Amazon and partner ecosystem that we can help them to, achieve their business goals, and in turn also increase the Amazon business. So I worked with companies like Gartner and IDC and Forresters, like doing the research analysis about the market, their pain points, bringing those things, and then looking at the Amazon product offerings. कि इसमें से हम क्या use कर सकते हैं इन challenges को. Now Amazon has lot of what I would call Lego blocks. एक particular वो नहीं, आप same चीज retail के लिए भी use कर सकते हो, manufacturing के लिए भी use कर सकते हो. How you put it together, like they have so many services in the cloud. So bringing that solution guidance to solve these problems. Then there are a lot of niche partners in the market who does work for specific industry segment, and they use AWS in the backend. So we kind of partner with them, because when you go to the customer and say, customer says, I want to do the predictive maintenance, and ये मेरा distillation column है, इसका मुझे बताओ, ये 50 साल पुराना है, इसमें मेरे पास एक भी सेंसर नहीं है. How do I use technology? So there are companies who will say, okay, your equipment is not smart, we'll put sensors on it, we'll make it smart, and then we'll use AWS in the backend to analyze and do everything that we can. So I also onboarded partners like that after doing this research. The other thing is like, a lot of times, and then of course, when we go to the customer, I used to partner with these guys in my business development counterparts, and go to the customers and talk about what Amazon and AWS can do for their business, present them, demonstrate them, and talk about the technology, answer any questions they may have. But at the same time, we were sitting in US and we were in global roles, so हम हर जगह तो जा नहीं सकते. Amazon has business all over the place. And Amazon has a lot of these AWS cloud experts, solution architects, and solution manager they call it. But वो सब general लोग हैं, मतलब they are technology experts, they are not business domain experts. So another part of my job was to also evangelize this manufacturing business acumen. So create assets. So if I cannot go, for example, in New Zealand, if somebody is talking to the manufacturing customers, what would I want them to know so that they can also articulate the business value? That was what I did. So I think in a sense, your manufacturing background and experience is a great help even today. You are like an... Oh yes, this is my bread and butter, and I actually thrive on this. Because manufacturing, and I've thought about it, I pay a lot of attention and put a lot of effort into learning it. There are three aspects of my job when I think about it. One is the manufacturing domain knowledge. One is the technology aspect of it, like, all this, I started with MES database programming, and now I do Python and cloud computing and AI, IoT and all that. And then other is business process, like Six Sigma, project management and whatnot. So I've always been paying attention that I know and go deep into all of these things. And that's what is helping me even till today. Because you may find people with domain expertise, you may find people with technology expertise, but there is rarely you'll find people with both the expertise, and even more rare when you have the depth. क्या बात. I'm so happy to hear that. And now that tells me why you are so special. No, because if I look at your bio, you have worked with all the companies, मतलब जिनका नाम, उनमें से किसी एक कंपनी में भी काम करने के लिए लोग तरसते हैं, और यहाँ पे तो ऐसा लाइन लगी हुई है, मतलब आप
हिंदुस्तान लीवर, अमेजॉन, बोइंग, मतलब ये तो मतलब लाइन लगी हुई है। आई एम सो हैप्पी। No, I'm grateful too, and I feel like there's a lot of luck in there. At the same time, I also think, like, as I said, like, probably, yeah. I mean, not all decisions were good, but overall, I'm happy and content that whatever. तो no, that's fantastic. And so तुमसे जब बात कर रहे हैं तो I'm also understanding the kind of impact you might be having on a lot of companies, a lot of products Yes. throughout the world, क्योंकि you are sitting there and you are influencing a lot of decisions. And now दो पड़ोसियों को मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ. So Rahul sir. Hi Rahul, it's pleasure that you are here with us. No, very grateful, sir. Thank you. And No, Ravi, it is my pleasure. Actually, if you can see, I am grateful that my flight is delayed and I could participate till end. okay, Oh, great. I was listening entire thing at the airport, and probably you can hear the yes, sound announcement. Yeah. me. But I am And really very happy to see you, Ravi. And I was just I was just listening to what you were saying, and I think name of the people and name of the equipment with the ease you are remembering after maybe 20 years or so tells Yes. about you as a person, that whatever job you correct, do, you do yeah. with a passion and you love your whatever you do, then only you can remember such finer details. Right. I think you are being humble, but Yes, that is correct. what is contributing to what you are today. And really so proud to see you. I have seen you probably in the engineering term when you come as a kid in Yeah. Pondicherry, Yeah. and we have lot of interaction. You have stomach in your etch in your stomach as to how you will survive there, and I think Yeah. from there learning the ropes of manufacturing and now expanding your domain in so many areas. Only very few and very special people can do it, and I am really proud to see you. And I can only tell you, you are still very young, and probably sky is the limit where you can reach. So we will be all watching from the sideline and then clap for your success going ahead as well, Ravi. That's Thank great. you, That's sir. great. I'm And grateful that I had opportunity to actually interact with you at some point of time in my life. So I still remember those beautiful days. and Rahul, I'm so happy that you also were here on the GECU Samvad, and we all learned a lot from you. Yeah. And congratulations, the kind of work you are doing on honey and the whole honey foundation. I think that's fantastic. Uh, we keep following it. Hello, Uh, Hello. were I audible? I don't know. Yes, sir. Yes, You're right. yes. But I'm saying you are doing great work, Rahul. And I think Rahul is on the airport. And Yep. Ravi, I'm really amazed because so many people they want to talk to you right now. Uh, And so let me see if I can put more people today. yeah. You seem to be a very, I should say, very popular guy, man. मतलब, I don't know about that. I sure have been in touch with a lot of people, but yeah. and some people who are off the grid now, I think they will also connect with you now Mhm. after this. Okay, so okay, I might be right. Let me try. Some people who were raising their hands. Uh, 1 minute. So let me see if they are still here and they want to talk to you, because there are many people who are raising their hands and I didn't want to disturb you in between. Mhm. So let me see if they come and talk. Mhm. But what I would say is, as I'm listening to you, there are lot of things coming up. Like I think your leadership factor is very strong, where you connect with people well. Like Rahul said, you still remember their name. Another thing I understood is you want to learn a lot and you learn new things.
For example, you learn Python and you learn coding, things like that, which help you bridge the gap between two different domains. Right. Third thing, and that is fantastic thing that I learned is कि पकोड़े खाना अच्छा होता है. पकोड़े खाना अच्छा होता है. Not at my age now, but yeah, back then. Because पकोड़े खाना अच्छा होता है, and which also tells us that opportunity can come Any from form, any shape, yes, from yeah. anywhere. Yes. और जो कहते हैं ना कि यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर यू, मतलब ये सब चीजें सडनली इकट्ठी होके आ रही है. And in fact, I was not even sure कि मैं जाऊंगा, पर मैंने अक्षिका से बात करी एक दिन पहले कि यार ये इंटरव्यू है और मेरा बॉस तो मुझे छुट्टी देगा नहीं अभी, ऐसा वैसा है, तो उसने बोला नहीं नहीं जाना चाहिए. So she kind of like pushed me कि नहीं जाना तो चाहिए, अब कुछ भी करो जाओ. तो एक चीज बताओ, इज अक्षिका देयर राइट नाउ विद यू? नहीं, अक्षिका नहीं है सर, अभी वो नीचे है. मैंने उसको बोला था, बट आई डोंट थिंक शी वुड कम. शी वाज लिटिल हेजिटेंट. या Okay. So it's great talking to you, Ravi. Yeah, और same here. बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और ये समझने को मिला कि किस तरह से लोग हमारी जिंदगी में आते हैं. और कभी-कभी जो तुम एक फ्रेज बार-बार यूज कर रहे हो, it planted the seed in my head. Yes. तो आई थिंक हम सब लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. बिल्कुल. कभी-कभी छोटे-छोटे रूप में इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी हमारी कहानियां किसी और को इन्फ्लुएंस करती हैं. एंड इन द सेम स्पिरिट, आई एम श्योर रवि, तुम्हारी जो कहानी है, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, और तुमने इतने खुले दिल से सब कुछ बताया, मतलब अच्छा भी बताया, बुरा भी बताया, क्या गलतियां की वो भी बताया. इट वाज फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू. एंड सेम हियर सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे इसके लायक समझा कि मैं आऊं. और ये कॉलेज का एटमॉस्फेयर था, so I wanted to say a few names, how this college environment has been helping. आपसे तो खैर आपकी कहानियां तो मैं सुन के काफी बड़ा हुआ. मुझे पता नहीं अच्छी थी या बुरी थी, तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं रहा. ज्यादातर अच्छी ही थी. आप ज्यादातर नहीं, 100% अच्छी थी. एंड उसके बाद लेकिन कॉलेज के में अब जब गेसू की बात कर रहे थे, मैं उस टाइम पे भूल गया कि फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे मेरे फादर वाज इन हॉस्पिटल, एंड थैंक्स टू पतीक सर जिनने इतना बड़ा नेटवर्क बना रखा है और बहुत आसान. और कुंजन सर, आई कैन नेवर थैंक हिम. These are all legends, man. Look, ये मैं इनको एलुमनाई भी नहीं बोलता, ये सब legends. हाँ, we are grateful कि we have these people in our network like you and them. So wanted to make sure that I acknowledge this क्योंकि मेरे फादर के लिए कुछ इंजेक्शन चाहिए थे और गुंजन सर was like, he arranged some of these and I was like totally hopeless. So that was really, I mean, I can never forget that. और भी मतलब जहाँ मैं गया, यहाँ पे ह्यूस्टन आया तो पाटीदार सर हैं दो, उनसे काफी मिलना जुलना होता है, और इंग्ले सर यहाँ आते रहते हैं. सो आई मीन दिस होल गेसू वर्ल्ड. फिर अगेन इंग्ले का नाम तुमने लिया, मतलब मैंने कहा ना, ये सब लोग हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम. मतलब गेसू कम्युनिटी इज अ वेरी ग्रेट कम्युनिटी, लेट मी टेल यू. एंड दीज आर सम पीपल जो उसके पिलर्स हैं. मतलब तो आई एम सेइंग दिस इज फैंटास्टिक. और आप सब लोग वहां पे रह के भी एक दूसरे से मिलते हो, त्योहार मनाते हो. आई थिंक दैट ऑल इज फैंटास्टिक. And thanks to the people who created this whole ecosystem, because now it's very easy. कहीं भी जाना है तो पथिक सर को मैसेज करो या किसी को मैसेज करो और फिर then you find out, and now people are also encouraged to meet. There is no hesitation. Otherwise ये रहता है यार जाएंगे. अब क्या है कि हाँ ये होता रहता है, मतलब so everybody is like forward to those opportunities. This is so normal now because मैं भी किसी भी शहर में जाता हूँ, वहाँ लोगों से मिलता हूँ. लोग मुंबई आते हैं तो मेरे घर पे आते हैं. तो आई थिंक नाउ ये पूरा एक जो गेसू का कल्चर है, आई थिंक ये दूसरों को समझ में नहीं आता है. लोग पूछते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, ये तुम लोग आपस में, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 2020 के बच्चे, 2022 के बच्चे मुंबई आते हैं और मिलने आते हैं, जो मेरे बेटे से भी छोटे हैं. बट अब जब मिलते हैं तो शायद वही बॉन्डिंग होता है. तो ये अंकिता कह रही है गेसू महाराज की जय. तो आई थिंक ये सब गेसू महाराज की कृपा है. But yeah, thank you.
क्या, so fantastic listening to you, talking to you, and तुमसे फिर कभी मुलाकात होगी मेरे ख्याल से। बचपन में कभी तुमको देखा होगा, मुझे याद भी नहीं है। हाँ और हाँ अब कभी रूबरू मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। एंड इफ एनीबडी वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, तुम्हारी परमिशन है, मैं तुम्हारा नंबर उनको दे सकता हूँ? हाँ हाँ, मतलब आई थिंक आई एम इन लॉट ऑफ ग्रुप्स एनीवेज एंड ओके, या you know, I am well connected on LinkedIn, so you know, reach out if I could in any way help, I would definitely. सुपर सुपर। तो इसी पे यहाँ पे एक विराम लेते हैं। Thank you, sir. Thank you very much. I am very and, grateful and all the best. And whatever you are doing for GECU and GECU, this Samvad and हम सब लोग थोड़ा थोड़ा हवन में थोड़ा थोड़ा संविधा डाल रहे हैं, है ना। नहीं, पर वो किसी न किसी को हवन चालू करना पड़ता है और बाकी तो आके संविदा डाल दें। तो आप लोग वो हैं जिन्होंने पूरा मतलब हवन की सामग्री और वो सब जुटा के रखी है, बाकी सबको सिर्फ आके आहुति देनी है। तो इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी बेसिकली। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय यूएस। ओके, जहाँ रहते हो वहाँ का नमक भी खाना चाहिए। सो ओके दोस्त। तो दोस्तों, ये 96 सेशन था। हमने सीखा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, हमने जाना रवि की जिंदगी के जर्नी के बारे में, और तो रानी लक्ष्मीबाई मार्ग नंबर 2 से वो 100 साल पुराने घर से लेकर 100 साल पुरानी जो फैक्ट्रीज है उनको बदल देने का जो एक तजुर्बा है, हमने जाना। और जल्दी ही हम 100वां सेशन करेंगे, वो इंदौर में करेंगे, बहुत बड़े व्यापक स्तर पर करेंगे। तो आप सबका इंदौर में स्वागत है, और बने रहिए। बहुत ही जल्दी हम 97th सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फॉर 4 इयर्स। इस जर्नी को 4 साल हो चुके हैं संवाद की, और आज भी हमारे पास इतने स्पीकर हैं। आज भी आप सब जैसे श्रोता है जो जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू रवि। और यहाँ पर थैंक यू वेरी मच।